2 घंटे तक एक व्यक्ति तड़पता रहा है, एक नाले में पड़ा हुआ, और आप उसको नहीं ढक पाए। सालों से वो खुला हुआ है, उसको नहीं ढक पाए, तो आप बताइए क्या होगा SIT जांच से। और एक पिता के सामने उसके बेटे की मृत्यु, ये बहुत ही दर्दनाक है। आप देखिए किस प्रकार से प्रदेश सरकार आज 10 साल से सत्ता में है, लेकिन एक छोटा सा मॉल जो बनने का था उसमें आज कई फैक्ट्रियों का पानी आके उस पर इकट्ठा हो गया। चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त हों, बीजेपी के चुनाव आयुक्त हों, उनसे कौन प्रतिक्रिया ले सकता है? हम ले पाएंगे? हमारी आपकी आज क्षमता औकात है, हम लोग संविधान की उठा के बात कर दें? लापरवाही नहीं, ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन के टकराव के बीच की धारा है। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के एक बहुत ही जाने माने विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय में, और हम आज यहाँ पे कुछ युवाओं से जानेंगे जो इस समय पूरे नोएडा प्राधिकरण में जो मुद्दा चल रहा है। ऐसे में कुछ युवा और ये जो कुछ युवा छात्र हैं, ये एक युवा होने के नाते इस पूरे मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं। हम आपको पहले बता देते कि ये मुद्दा पूरा है क्या। ये था कि वहाँ पर बीते 17 जनवरी को युवराज नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो कि वहाँ पर एक पॉट होल में उसकी गाड़ी गिर जाने से उसकी मौत हो जाती है। अब इसकी वजह ये थी कि क्योंकि वहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, ज़ीरो विजिबिलिटी थी, और वो जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ पर 90 डिग्री का टर्न था, और उसी 90 डिग्री टर्न पर ही उसी सामने एक मॉल को बनाने के लिए लगभग 2 साल पहले बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था। उसके बेसमेंट के गड्ढे को भरा नहीं गया, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 साल से लगातार पानी भर रहा था, और वहाँ पर सीवेज जो आप वेस्ट देखते होंगे, वो वहाँ पर सीवेज जाके कलेक्ट होता रहता था, जिसकी वजह से वो गड्ढा में दलदल हो चुका था, पानी भर चुका था, और वो वहीं पर जा कर के उसकी गाड़ी अंदर धंसती है। और लगभग 2 घंटे तक वो युवराज नाम का शख्स 2 घंटे तक अपनी जान की गुहार लगाता रहता है। सामने पुलिस खड़ी रहती है, NDRF खड़ी रहती है, और SDRF भी रहती है, लोग भी रहते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंच पाता। 2 घंटे तक अपनी जान को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाता है। और ऐसे में नोएडा प्राधिकरण के ऊपर सवाल उठता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर SIT की जाँच बैठाई है, वहाँ के DM ने 4 दिन तक रिप्लाई नहीं दिया, सांसद भी काफ़ी समय बाद पहुँचते हैं, और एक पूंजीपति जो वहाँ पर एक मॉल बनाना चाहता था, उसने उस बेसमेंट के गड्ढे को नहीं भरा। इन सब की मौत के पीछे क्या कारण है, उसकी मौत को आगे का इंसाफ कब मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पे जानेंगे हम आज कुछ युवाओं की राय। आप देख पा रहे होंगे जो मुद्दा इस समय हुआ है। क्या लगता है आपको कि जो नोएडा प्राधिकरण है और जो वहाँ पे अधिकारी, जो प्रशासन है, क्या लग रहा है आपको? प्रशासन और एक जो कह सकते हैं जो स्वामित्व वाली जो कंपनियाँ होती हैं, जिनका आप कह सकते हैं जिनका जो खुद टेंडर लेती हैं कंपनियां, जो इसको बनाने के टेंडर लेती हैं, वो और प्रशासन के बीच में क्या लापरवाही है या फिर कुछ और मुद्दा है? लापरवाही नहीं, ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन के टकराव के बीच की धारा है। आप देखिए किस प्रकार से प्रदेश सरकार आज 10 साल से सत्ता में है, लेकिन एक छोटा सा मॉल जो बनने का था उसमें आज कई फैक्ट्रियों का पानी आके उस पर इकट्ठा हो गया। उसमें आप और बातों को नहीं अभी ध्यान दिए होंगे, नीचे बेसमेंट भी बना हुआ है जिसमें कीलें भी निकली हुई हैं, तो सरिया निकली हुई है, उसी में गाड़ी जाके उसकी गिर जाती है। उसके बाद 2 घंटे तक वो अपने इकलौते माँ बाप का लड़का था, 2 घंटे तक गुहार लगाता रहा, कोई टीम कोई बचाव कार्य के लिए नहीं आया। अब देखिए उसके बाद अगर इस देश में, इस भारत में, और भारत के उत्तर प्रदेश जैसे गणतंत्र राज्य में अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि 2 घंटे तक कोई बचाने नहीं आता है, घटना होने के बाद, अरे घटना से पहले तो आपको जो करना था वो नहीं कर पाए, आप घटना के बावजूद उसको बचा लेते, एक इकलौता लड़का था। अगर सरकार वर्तमान में बिल्कुल हर मुद्दे पे फेल है एकदम, ये समझिए आप। अच्छा, ये बताइए भाई साहब कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, उनकी बेटी मेधा रुस्तम को, जो वहाँ के DM भी हैं और इस पूरे जो डिजास्टर मैनेजमेंट उसको भी वो देखती हैं। क्या लगता है आपको? उनको अभी 4 दिन से उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या लगता है आपको क्या कारण हो सकता है उनका? उनसे कौन प्रतिक्रिया ले सकता है? जिसके पिता स्वयं चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त हों, बीजेपी के चुनाव आयुक्त हों, उनसे कौन प्रतिक्रिया ले सकता है? हम ले पाएंगे? हमारी आपकी आज क्षमता औकात है, हम लोग संविधान की उठा के बात कर दें? कोई क्षमता नहीं, हम लोग की कोई औकात नहीं है। आज 4 दिन हो गया घटना के, बीते 48 घंटे से ओवर होने जा रहे हैं। कोई एक DM पे कार्रवाई दिखा दीजिए, वहाँ के कुछ नगर निगम के अधिकारी पे कार्रवाई दिखा दीजिए। कार्रवाई मालूम किस पे होगी? कार्रवाई होगी वहाँ रोड पे चलने वाले, पानी पे झाड़ू लगाने वालों पे कार्रवाई होगी कि ये लोग नहीं। योगी आदित्यनाथ ने अभी वहाँ SIT जाँच को रख दिया है, और वहाँ पे जो नॉर्मल जांचें होती हैं उनको हटा करके SIT को गठित किया। क्या लगता है आपको SIT की क्या होगा इन SIT, ED, CBI से? ये तो चुनाव आयोग के लिए उन्होंने बना रखी है कि चुनाव जहाँ आएगा उस प्रदेश में भेज देंगे। SIT इससे कुछ नहीं होने वाला। जब घटना सामने है, 2 घंटे तक एक व्यक्ति तड़पता रहा है, एक नाले में पड़ा हुआ, और आप उसको नहीं ढक पाए, सालों से वो खुला हुआ है, उसको नहीं ढक पाए, तो आप बताइए क्या होगा SIT जाँच से? क्या उसकी जान वापस आ जाएगी?
अगर आप उसकी जान वापस कर दें तो SIT नहीं, ED नहीं, CBI नहीं, आप जो चाहें वो भेज दीजिए वहाँ पे, जिसका चाहें आप उसका गठन कर दीजिए। क्या उसके आने से जान वापस आ जाएगी? अपने परिवार का इकलौता लड़का था। ऐसी कई घटनाएं इससे पूर्व में भी वहाँ हो चुकी हैं। और यहीं देख लीजिए आप, लखनऊ नगर निगम में देख लीजिए आप, जगह जगह कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, कई घटनाएं होती हैं। अभी ये बना है एक, जो जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी अभी उद्घाटन करके गए इस फ्लाईओवर का, इसी को आप देख लीजिए, फ्लाईओवर को यहीं पे आकर रोक दिए, फिर आगे से काम चला रहे हैं, फिर वहाँ से बंद कर दे रहे हैं। ये क्या है? देखिए, ये बताइए, लखनऊ नगर निगम, जैसे अभी आपने कहा लखनऊ नगर निगम के ऊपर, तो ये बताइए, जैसे अगर लखनऊ में आपको क्या लगता है, बहुत सारे ऐसे आवासीय योजना है जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं, वहाँ पे भी ऐसे पॉट होल्स को खुला छोड़ दिया जा रहा है। और हमारे बारिश के समय में भी आप देखते हो लखनऊ के बहुत सारे रोड ऐसे होंगे जहाँ पे पॉट होल्स ऐसे खुले रहते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, भविष्य में ऐसी आशंका होने पर हम कितना तैयार हैं, लखनऊ नगर निगम कितना तैयार है? लखनऊ नगर निगम इतना तैयार है कि जब एक बार बारिश होती है तो पूरा पानी पूरे शहर में भर जाता है, बजबजा जाता है। जिनको उस बारिश होने के बावजूद बाद में नालों के निर्माण या निकासी काम शुरू होता है। अगर उससे पहले ही तैयारी कर ले लखनऊ नगर निगम, तो आप देखेंगे अभी बरसात की ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 महीना ही बीता है, आप देखेंगे पूरा लखनऊ की सड़कें पानी में थी, पूरा मोती में थी, पूरा योगी में थी। इतना नल से पानी चला दिए थे वो लोग कि पूरा सड़कें और लखनऊ भर गया था, ऊपर से थोड़ी वर्षा था। आइए, हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं और हम इनसे भी जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की जो अभी मौत हुई, इस मुद्दे पर एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं ये? भाई साहब, शुभ नाम आपका? मेरा नाम गीत गोविंद द्विवेदी है जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वहाँ पे मौत होती है और 27 साल का वो युवा रहता है, 2 घंटे वहाँ पर मदद के लिए गुहार लगाता है। लगभग समझिए कि पुलिस वहाँ पर खड़ी रहती है, पुलिस ठंडे पानी डर से उतरती नहीं है। एक बाप के सामने उसका बेटा डूब रहा है। क्या लगता है आपको कि इंसानियत कहाँ रह गई? इंसानियत क्या कर रही थी और पुलिस प्रशासन उस समय क्या कर रहा था और सामने डूबते हुए शख्स को ऐसे कैसे देख रहा था? देखिए, मेरा मानना इस मुद्दे पर ये है कि चाहे कोई हो, हम जब टैक्स देते हैं, हमें सारी सुविधाएं गवर्नमेंट कागज़ पे मुहैया कराती, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि अगर हमारा कोई भी नागरिक किसी भी परेशानी में है तो उसकी तत्काल प्रभाव से सहायता की जाए। और इस तरह से 2 घंटे वो शख्स जो भी था वो पानी में डूब रहा था और पुलिस खड़े होकर देख रही, तो कहीं ना कहीं ये मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाली घटना है। भाई साहब, लखनऊ के आप निवासी हो और लखनऊ नगर निगम आमतौर पे जैसे उसके ऊपर भी प्रश्न उठता है। हम देख रहे हैं जब से नोएडा में ये चीज़ें हुई उसके बाद यहाँ के भी प्रशासन सख्त हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि क्या हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था पहले से मौजूद है? यदि अगर कोई ऐसी आपदा हो जाती है, आपको क्या लगता है? देखिए, लखनऊ नगर निगम, वैसे तो कार्यप्रणाली लखनऊ नगर निगम की काफ़ी अच्छी है, किंतु इसको अभी काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ठाकुरगंज में अपने एक नाले का ढक्कन खुला हुआ था, उसमें एक बच्चे सफाई कर्मी की गिरने से मौत हो गई थी। उसका शव जो है 2 किलोमीटर दूर मिला था जाके गोमती नदी के पास, जहाँ पे नाला गिरता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न चिन्ह उठाता है कि ऐसी लापरवाहियाँ क्यों बरती जा रही हैं। एक मिडिल क्लास का इंसान जो है अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगाता है और फ्लैट लेता है ऐसी जगहों पर और लग्जरी प्रोजेक्ट्स में जा कर के इन्वेस्ट करता है कि उसे एक सुरक्षित घर महसूस हो, सुरक्षित घर उसको मिले। और वहाँ पर उसको मिलता क्या है? सुरक्षित ढांचा। जहाँ पर आपने सुना होगा कि उस मॉल में उस उधर मॉल का बेसमेंट तैयार होता है और काफ़ी बड़ा सा गड्ढा वहाँ पे खुद चुका था जिसको प्रशासन ने ढका नहीं था। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि क्या वहाँ पे केवल एक असुरक्षित ढांचा ही उसे प्राप्त हो रहा है एक मिडिल क्लास इंसान को, यदि वो कहीं इन्वेस्ट करता है? जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उस समय हमें देखना चाहिए, सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं सही हैं। और अगर कोई भी कमी उसमें आ रही तो हमें संबंधित अथॉरिटी से बात करनी चाहिए कि हमें सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। अथॉरिटी की बात आपने की, वहाँ पर जो DM हैं उनका 4 दिन तक रिप्लाई नहीं आता और वो चूँकि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, डॉक्टर मेधा रूपम। तो ये बताइए, क्या लग रहा है आपको कि प्रशासन इस समय वहाँ पर क्या कर रहा है? आपको क्या हिसाब? प्रशासन में मेरा अपना ये मानना है कि प्रशासन में कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी की बेटी हो या किसी का बेटा हो, ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जनता को हो रही समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निस्तारण करना। उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, अगर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया तो ये काफ़ी गलत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर SIT जाँच बैठाई है और क्या लग रहा है आपको SIT कितनी पारदर्शिता से किस हद तक इस फैसले का निराकरण कर सकती है? माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने अगर SIT गठित की है तो वे जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश करेंगे और जो भी दोषी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें जिसकी भी कमी हो, जो भी दोषी हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा भाई साहब, एक आखिरी सवाल और है कि जैसे इंसानियत पे लोग अक्सर प्रश्न उठाते हैं और वहाँ पर NDRF भी पहुँचती है, SDRF भी पहुँचती है और फिर भी उसके इतने मिलने के बाद, इतनी सारी टीमें होने के बाद भी उसको बचा नहीं पाते हैं। क्या लग रहा है कि आपको किस तरीके से इस पूरे मसले को देखा जाए, किस नज़र से देखा जाए इस मसले को पूरे?
यही कहना चाहूँगा कि जो भी कमियां रहीं एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, जो जैसे आपने बताया कि पुलिसकर्मी 2 घंटे तक उस व्यक्ति को देखते रहे किंतु सहायता के लिए नहीं गए, तो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और जिस पद पर हम हैं, अगर हम उस पद पर हैं कि अगर मुझे काम ये करना है कि कोई व्यक्ति परेशानी में है उसको बचाना है या उसकी सहायता करनी है, तो हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो उससे पहले हमें अपने कर्तव्यों की बात भी करनी चाहिए। धन्यवाद। और देखिए हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इस पूरा मुद्दा क्या है और ये इस पूरे मुद्दे पर ये अपनी क्या राय रखते हैं। भाई साहब, जो आपको लग रहा है इस समय जो वहाँ पर नोएडा में हो रहा है, और आमतौर पर जितने भी बड़े जो शहरी जो विकास किए जाते हैं उनमें अक्सर ऐसे कंस्ट्रक्शंस निकल के किए जाते हैं और ऐसे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कुछ मामले निकल के सामने आते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं इंसानियत की जान से खिलवाड़ हो रहे हैं, या वहाँ पे जा कर के उनको क्या किया जाए कि ऐसी घटनाएं ना हो? और आप इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़र से देख रहे हो? ना, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बिल्कुल मानवता के खिलाफ नहीं हो रही है, बट जैसा मैंने उसके बारे में पढ़ा, न्यूज़ के बारे में बता रहे हैं कोई इंजीनियर डूब के मरा है किसी पिट होल में नोएडा में, तो वहाँ पे शायद कोई वार्निंग बोर्ड हो सकता था, वार्निंग बोर्ड की चूक हो सकती है। बट एक और एस्पेक्ट है इसकी, अगर इसको थोड़ा नेगेटिव तरीके से देखा जाए, हो सकता है कि ड्रंक एंड ड्राइव हो, कुछ भी हो सकता है। ड्रंक एंड ड्राइव का केस नहीं ना, मुझे जितना पता चला है कि सीईओ जो है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है और जल्दी शायद वो गिरफ्तार हो जाएगा। नहीं, पहली चीज़ तो ये, वो ड्रंक एंड ड्राइव का केस तो था नहीं, वो वहाँ पे हुआ ये था कि ज़ीरो विजिबिलिटी का जो जोन था, कोहरा बहुत ज़्यादा था वहाँ पर और 90 डिग्री का मोड़ था। वो बंदा कार लेकर जाता रहा तो उसको, और जैसे वो टर्न करता है उसको मोड़ दिखाई नहीं पड़ता और सीधा जाकर उसी पॉटहोल में घुस जाता है। तो ये ना, कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है, अब जो नोएडा है एनसीआर में आता है, और नोएडा अच्छी बात है कि यूपी का ही पार्ट है क्योंकि एक्सटेंशन दिल्ली का है, तो वहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, मेट्रो बन रही है, अब लखनऊ में विकास हो रहा है, विकास तो होता रहेगा। हाँ, ये हमारी और म्यूनसिपैलिटी और सारे जिसकी कंपनी है पर्सनली उस सीईओ की और उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको वहाँ एक वार्निंग बोर्ड लगा देना चाहिए, रिफ्लेक्टर एक लगा, रिफ्लेक्टर, हाँ ऑब्वियसली रिफ्लेक्टर लगा देना चाहिए, सो दैट कि रात में जो व्हीकल्स हैं वो देख पाएँ। और जैसा आप बता रहे हैं 90 डिग्री मोड़ था, तो किसी भी ड्राइवर से चूक हो सकती है रात में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ये बात आती है कि जब से यहाँ का ये पूरा मुद्दा उठा है, तब से यहाँ के जो निवासी हैं, लखनऊ के निवासी, वो भी नगर निगम पर बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि आमतौर पर जो बहुत सारे ऐसे पॉटहोल्स यहाँ पर भी खुले हुए हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ पर खुली है, और लखनऊ के आउटर में भी देख रहे हो कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्योंकि जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होते हैं, कभी उनके ऊपर गाटर गिर सकता है लोहे का, कोई स्थानीय अगर निवासी जा रहे हैं वहाँ पर, इसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको क्या लगता है किसकी होनी चाहिए, या फिर कौन इसके प्रति जवाबदेही है इसकी? इसकी जवाबदेही तो जो उसका ओवरऑल हेड है या इंजीनियर है, इंचार्ज है, उसकी बनती है। बट इसमें क्या है, यूनिट्स होती हैं, ये मतलब कि चेन वर्क में काम करता है। थोड़ा बहुत मैंने भी इसके बारे में जाना है कि इंजीनियर साइट पर जाके कंस्ट्रक्शन वर्क मॉनिटर करते हैं और सेफ्टी ऑफ दी वर्कर्स भी देखते हैं। जैसे आप बता रहे हैं गाटर ऊपर से न गिर जाए, कंस्ट्रक्शन ऊपर से न गिर जाए, तो इट कम्स अंडर द होल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी चीफ मैनेजर, जो भी वहाँ पे मेन मैनेजर, जो मैनेजर के ऊपर होती है। और बाकी कंस्ट्रक्शन तो होते रहना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना गलत बात नहीं है, बट कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें हाँ, उसमें एम्प्लॉयज़ भी हैं, वर्कर्स की भी सेफ्टी होनी चाहिए। और दूसरा जो आसपास, क्योंकि इंडिया इज़ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री एंड वेरी डेंस पॉपुलेटेड कंट्री, तो पीपल और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी है व्हीकल्स की, पीपल की, तो रोड फुल एंड फुल रहते हैं। दिल्ली देख लो, लखनऊ देख लो, तो अब जैसे मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन है तो रोड के किनारे ही होना है, रोड में ही होना है। आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है कि पहले रोड बना रहे हैं, फिर रोड को खोद के बाद उसके अंदर फिर सीवर लाइन दाब रहे हैं, तो ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें क्या है कि सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और पिताजी, एक पिता के सामने उसका बेटा 2 घंटे तक तड़प रहा है, वो फ्लैश जला रहा है, आपने तस्वीरें देखी थी उसकी? जी, तस्वीरें तो नहीं देखी, लेकिन जैसा कि मुझे सूचना प्राप्त हुई कि एक इंजीनियर की मृत्यु हुई है उस गड्ढे में जाने की वजह से। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और इसमें जो भी गवर्नमेंट है उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मेनली तो नगर निगम की होनी चाहिए। जैसा कि अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि नोएडा को भी एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाना चाहिए, ताकि वो लखनऊ जैसे शहर की तरह भी रिस्पॉन्स कर सके किसी भी इंसिडेंट पे। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, और जैसा कि आपने बताया कि वहाँ के जो डीएम हैं और सांसद अभी पहुँच रहे हैं और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, तो इसमें हाँ जी, तो इसमें सरकार की बहुत ही भूल हुई है। और
लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि जो चीज़ें सेफ्टी गाइडलाइंस के अंडर आती हैं उनको फॉलो नहीं किया गया है। और एक पिता के सामने उसके बेटे की मृत्यु, ये बहुत ही दर्दनाक है। मैं ये जैसे आप, अगर आप यहाँ पे स्थानीय निवासी हो और आप देख पा रहे हो कि आप एक ऐसे शहर में आप रह रहे हो जहाँ पे शहरी विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हैं जो अभी चल रहे हैं और जो आने वाले समय में और होने वाले हैं। आप भी रोड पर जाते हो, आप अपने बगल में फ्लाईओवर बनते हुए देख रहे हो, आप अपने बगल में और देखते हो कि नालियाँ खुली हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। क्या लगता है आपको कि प्रशासन को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि जैसे नोएडा जैसे जो हालात हैं वो कभी यहाँ पे फिलहाल हो कहीं भी ना, लेकिन उन लखनऊ, राजधानी लखनऊ में ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो पाए? तो इसके लिए जो मुख्य भूमिका है वो नगर निगम की होनी चाहिए। नगर निगम को ये स्ट्रिक्टली रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशंस देने चाहिए कि आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो सकें। सेवरल यूनिट्स में इसको डिवाइड करें कि इस एरिया में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, सो दैट उसकी कड़ी निगरानी करें। और भाई साहब ये बताइए, जैसे जनता का इसके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? वो जैसे कहीं अगर कुछ देखता है ऐसी कोई चीज़ें तो उसको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए जनता को? जनता के लिए भी यह आवश्यक है कि यदि वह ऐसी कुछ संभावनाएं देखता है तो उसे तुरंत ही जा कर के, या फिर कुछ हमारे पास टोल फ्री नंबर्स हैं जिनकी सहायता से हम कंप्लेन कर सकते हैं, तो वो आप डीएम ऑफिस में या फिर ऐसे किसी संस्था में जाकर उसकी शिकायत करें और उस पर अपने अकाउंटेबिलिटी लें कि ये कार्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये आपने सही बात कही कि उसको जाके शिकायत करें और उस पर आप अपनी शिकायत का भी जायज़ा लें कि ये शिकायत हो, आपकी शिकायत का निराकरण हो भी पा रहा है कि नहीं, ताकि जो नोएडा जैसे हालात जो बने हैं, अगर आपने तस्वीरें देखी हो तो आप देख पा रहे हो गाड़ी वहाँ से कितने घंटे बाद वहाँ से बाहर निकाली जाती है और 2 घंटे तक वो व्यक्ति फ्लैश जला करके मदद की गुहार लगाता है। सामने पुलिस खड़ी रहती है, कोई ठंडे पानी के डर की वजह से वो अंदर नहीं जा पाती है पुलिस, और ये कहते हैं हम जाएंगे नहीं। एनडीआरएफ भी, एसडीआरएफ भी बहुत देर बाद मदद, लेकिन ये सारी चीज़ें जो कुछ भी था, जितनी वहाँ पे तैयारियाँ हुई या फिर वहाँ पे जो भी मदद के लिए पहुँचा, किसी ने मदद नहीं किया और आखिर में वो बच्चा 27 साल का अपने पिता के सामने अपनी आंखें मूंद लेता है। उसको नहीं पता कि एक ज़िंदगी का, एक नॉर्मल सा सड़क का मोड़ उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। गड्ढे में डूबता हुआ, आप इमेजिन करिएगा वो कंडीशन कैसी होगी कि 2 घंटे तक आप मौत से जूझ रहे हो, फिर भी कोई मदद के लिए गुहार लगा रहे हो, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता है। कैसा लग रहा है, क्या पूरा सिचुएशन क्या होगा? मैं ऑन कैमरा आपको ये बातें नहीं बता पा रहा हूँ और ये बातें समझा भी नहीं पाऊँ, क्योंकि एक ऐसी मानवीय घटना है जिसको समझना ज़रूरी है, जिसको महसूस करना ज़रूरी है, ताकि ऐसी दिक्कतें भविष्य में किसी के साथ ना हो, ना हमारे साथ, ना आपके साथ, किसी के भी साथ ना। आपने इस पूरे मुद्दे पर युवाओं की राय जानी और आपने जाना कि वो क्या सोचते हैं, और ऐसे तमाम कवरेज देखने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन अपूर्व के साथ मैं प्रखर शुक्ला।